नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है इसके बारे में समझेंगे, ये कितने प्रकार की होती है इनके बारे में समझेंगे, ये हमारे वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर इसका कितना योगदान है उसके बारे में समझेंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे, चुंबक किस तरीके से बनाई गई, प्रकृति पर ये चुंबक आई तो कैसे आई, किस तरीके से इसकी खोज हुई, ठीक है, इन सभी के बारे में देखेंगे। और ये वैद्युतिक परिपथों में कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, इन सभी के बारे में अपन सविस्तार चर्चा करेंगे। देखो भाई, पहली बात तो चुंबक को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेट। क्या कहा जाता है? मैग्नेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेट। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना मैग्नेट। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि प्रकृति पर वे सभी पदार्थ या वे पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? चुंबक। तो ये तो क्या हो गई डेफिनेशन, सबको मालूम है, क्योंकि चुंबक से सब कोई खेले हुए हैं। बचपन में सब खेलते थे ना। चुंबक जो होती थी, एक ऊपर में अपन ने जैसे कि स्टील की कोई प्लेट ले ली, या फिर कागज पे एक चुंबक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, या फिर हमारे पास मान लीजिए चुंबक का टुकड़ा एक ही है, तो हम क्या करेंगे, एक सिक्का रख दिया ऊपर, 1 रुपए वाला, और नीचे से उसको घुमाएंगे तो साथ साथ में सिक्का भी घूमता हुआ जाएगा। तो यानी कि हम उसको समझते थे कि ये एक जादू है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। तो उसी के बारे में हम सविस्तार देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चुंबक ले लेता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी इसकी संरचना देखेंगे कि किस तरीके से चुंबक होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक एक एक टॉपिक उठाएंगे कि क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता फिर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे मैंने चुंबक बनाए। सबसे पहली बात, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? 2 ध्रुव, यानी कि एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया। एक ध्रुव इसमें N होता है जिसे नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरा ध्रुव इसमें S होता है जिसे साउथ के नाम से जाना जाता है। ये जो नॉर्थ होता है इसे उत्तर कहा जाता है और जो साउथ होता है इसे दक्षिण कहा जाता है, ठीक है। यदि हिंदी में बात किया जाए तो दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है भाई। तो देखो, ये अपना चुंबक हो गया। अब पहली बात तो ये कि देखो, मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो प्रैक्टिकली आपने कर रखी है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना भाई। देखो, ये जो चुंबक है ना, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि ये आई कहां से, ये मतलब चुंबक का मालूम कैसे चला कि ये चुंबक है, ठीक है। तो देखो, हुआ क्या था कि बहुत वर्षों पहले एशिया में एक स्थान है, एशिया महाद्वीप में ये, तो एक स्थान है जिसका नाम है मैग्नेशिया। क्या नाम है? मैग्नेशिया। मैग्नेशिया एक स्थान है। तो वहां पे कुछ भूरे कलर के पत्थर जैसे कुछ पाए गए। वैज्ञानिकों ने देखा कि वो जो पत्थर थे वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अपनी ओर क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये आकर्षित हो रहा है, तो मतलब इसमें एक एनर्जी है, इसमें एक पावर है, कोई शक्ति है। उसी के कारण ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। जबकि वो लकड़ी की वस्तुओं को या फिर कागज की वस्तुओं को या फिर पत्थर जो हैं उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज लेके वो जो वहां पे चुंबक जो प्राप्त हुई थी उसे प्राकृत चुंबक कहा गया। प्राकृतिक अपन कह सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक उसे अपन कह सकते हैं, यानी कि प्रकृति पर वो स्वतंत्र रूप से पाई गई थी, ठीक है। तो वो प्राकृतिक चुंबक थी, उसकी जो पावर थी यानी कि जो उसकी शक्ति थी वो कम थी। तो वो जो थी व्यवसायिक रूप पे उसको कार्य में नहीं लिया जा सकता था। तो वैज्ञानिकों ने उसमें से देखा कि क्या इस प्रकार का हम कृत्रिम तरीके से, यानी कि अपने कोई क्रिया विधि जो करेंगे उनके तरीके से क्या ऐसा ही हम पदार्थ बना सकते हैं क्या। तो उन्होंने कुछ क्रियाएं की और बाद में एक कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया। और कृत्रिम चुंबक जो थी वो भी 2 प्रकार की बना दी, एक अस्थायी चुंबक बना दी और एक अस्थायी चुंबक बना दी। उनके बारे में भी हम सविस्तार देखेंगे। तो देखो भाई, जो चुंबक थी
वो उन्होंने क्या किया, बना दिया। अब जो चुंबक बनाए थे वो क्या थी, एक तो शक्तिशाली ज्यादा थी, दूसरी बात अस्थायी चुंबक का ये काम था कि जब चाहे उसको चुंबक बना लो, जब चाहे उसका चुंबक का तो जो चुंबक का उसमें बल है वो क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, ऐसा था उसमें। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो चुंबक लिया अपन ने, यहाँ पे एक ध्रुव क्या हो गया N और एक क्या हो गया S, ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई कि चुंबक किस तरीके से आई, कैसे प्रकृति पर चुंबक मिली हमें, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा था कि एक ध्रुव N है, एक S है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है और ये दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। सुनो, आपने देखा होगा कि चुंबक को जब तोड़ दिया जाता है, यानी कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाए, सोचो कि इस चुंबक के मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, तो ये कितने टुकड़े हो गए, दो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं, देखो आप जब खेलते थे प्लेट के ऊपर सिक्का रखा हुआ, हमारे पास चुंबक का एक ही टुकड़ा है, माना कि चुंबक कुछ इस तरीके से, ये गोल वाली चुंबक है जो कि अपन ने लाउड स्पीकर से इसको निकाल लिया, लाउड स्पीकर से निकाल के नीचे में घुमा रहे हैं, ऊपर सिक्का रखा हुआ है। अपना ही एक दोस्त है, वो कहता है यार मुझे भी खेलना है, लेकिन यार मेरे पास तो एक ही चुंबक है, तो आप कैसे खेल पाओगे। तो हम क्या करते थे, इसके टुकड़े कर देते, इसको तोड़ देते थे, तो तोड़ने के बाद ये दोनों अलग अलग टुकड़े हो जाते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अलग अलग टुकड़े हो जाते थे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। तो आप देखते होंगे कि जिस तरीके से ये वाली चुंबक काम कर रही थी उसी के भांति इसका टुकड़ा भी कार्य कर रहा है, सेम उसी तरीके से कार्य कर रहा है, मतलब इसका कार्य करने का अंदाज जो है, जो तरीका है वो चेंज नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, वो वही कार्य कर रहा है जो ये कर रहा था, बस ये बड़ा था तो इसमें पावर ज्यादा था और ये छोटी चुंबक है तो इसमें पावर क्या रहेगा, कम। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब किसी चुंबक के टुकड़े कर दिए जाते हैं, भले ही आप कितने टुकड़े कर दो, 2 नहीं 4 5 10 जितने टुकड़े करने हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र अवस्था में हो जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में होने के बाद ये अपने दो ध्रुव तैयार कर लेता है, वही N और S। देखो इसको अगर बीच से तोड़ोगे, पहले इधर क्या था, ओनली N था, यानी कि उत्तरी ध्रुव था, लेकिन यहां पे इसके टुकड़े करने के बाद N और क्या हो गया, S, यानी कि जब भी चुंबक को यदि टुकड़े कर दिए जाए या तोड़ दिए जाए तो वह अपने दो ध्रुवों का निर्माण स्वतः कर लेता है, यानी कि खुद से ही कर लेता है। तो ये भी अपने दो ध्रुव बना लेगा, एक क्या बनाएगा S और एक क्या बनाएगा, एक N बना लेगा और एक क्या बना लेगा S। बात समझ में आ गई। देखो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कभी भी चुंबक के दो ध्रुव, मैं तो ये कहूंगा कि चुंबक के दो ध्रुव नहीं भाई साहब, कोई भी समान प्रजातियों में आकर्षण का गुण न पाकर विकर्षण का गुण पाया जाता है, उनको दूर भगाने का गुण पाया जाता है। सुनो कैसे, आपने देखा होगा दो चुंबक लिए आपने, अब आपने इस तरीके से उनको चिपकाया तो वो ऐसे 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 भाग रही है लेकिन चिपक नहीं रही, यानी कि दूर भगाने की कोशिश कर रही है। फिर आपने क्या किया, ये वाली चुंबक है इसको इस तरीके से बदल दिया, बल्कि इसकी स्थिति वही रखी जैसे कि जैसे, तो जैसे ही आपने सटाया तुरंत ये क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो कारण क्या था कि भाई जैसे कि मान लीजिए यहां पे ये वाली चुंबक है मेरे पास, ये वाली, तो इधर इसका N ध्रुव है, इधर इसका क्या है N ध्रुव, और ये जो चुंबक है इसका भी इधर इस साइड में N ध्रुव है। तो N को जब भिड़ाएंगे तो ये भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये समान ध्रुव हो गए। और जब इधर S है और इसको हम बदल देंगे तो यहां N रह गया, यहां क्या रह गया S, तो जैसे ही हम चिपकाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगी, ये चिपक जाएगी। क्यों, असमान ध्रुव है, और असमान में क्या पाया जाता है, आकर्षण का गुण। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, समझने के तौर पे मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लड़का है, क्लास में भी हम बैठते थे तो हम सोचते थे कि यार टीचर हमको लड़कियों के पास में अगर बिठा दे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, है ना, माइंड फ्रेश रहेगा, सारे दिन आराम से बैठे रहेंगे, ऐसा होता था। तो लड़का के पास एक लड़का बैठना पसंद नहीं कर रहा है, क्यों, लड़का और लड़का क्या हो गया, समान, सही बात है ना। जबकि लड़की के पास वो बैठना क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है, यानी कि उनमें क्या पाया जा रहा है, आकर्षण बल पाया जा रहा है। आप देखते हैं जैसे कि बहुत गर्मी है और गर्मी के अंदर हम जैसे ही मान लीजिए कोई ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा, देखो आदमी ज़्यादा रहेंगे, उमस बढ़ेगी, वहाँ पे मतलब किचपिच रहेगा, गर्मी रहेगी। अब कोई भी यदि
कोई लड़का है और कोई लड़का ही हमारे पास में चिपक रहा तो हम कहेंगे भाई यार थोड़ा दूर रहे, क्योंकि गर्मी का अभाव तेज है, गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है तो आप थोड़ा दूर रहो। अब सोचो उसी लड़के की जगह पे अगर कोई लड़की होती तो क्या हम ये कहते हैं उधर रहे, थोड़ा सा उधर रहे, मैडम आप थोड़ा उधर जाओ, नहीं कहेंगे। हम चाहेंगे कि और थोड़ा पास में चिपक जाए और पास में चिपक जाए। क्यों? असमान हो गए इसलिए चिपकेंगे, पास आएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना चिपक के रहेंगे उतना अच्छा है ना भाई। तो असमान में आकर्षण का गुण पाया जाता है जबकि समान में प्रत्याकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी एक लड़का और एक लड़का कभी शादी नहीं करता, लड़का और लड़की ही शादी। अरे लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कर भी क्या लेगा भाई, लड़की। वैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले काफी न्यूज में आता है कि एक लड़की ने एक लड़की से शादी कर ली। भाई लड़की ने लड़की से शादी कर ली, चलो कोई बात नहीं, कर ली, क्या कर लेगी आगे, है ना भाई। तो ये चीज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असमान जो ध्रुव होंगे उनमें आकर्षण का गुण पाया जाएगा और समान में प्रत्याकर्षण का यानी कि दूर भगाने वाला गुण पाया जाएगा। पहली बात आपकी एक क्लियर हो गई। देखो एक एक बात क्लियर करते जाओ। समान ध्रुवों में, सामान नहीं समान, ठीक है, समान ध्रुवों में कौन सा गुण पाया जाएगा भाई? प्रत्याकर्षण का, यानी कि दूर भगाने वाला, ठीक है, दूर भगाने वाला क्या पाया जाएगा? गुण पाया जाएगा, ठीक है। और यदि ध्रुव, दूसरी बात करें कि ध्रुव यदि असमान हो तो उनमें क्या आएगा? आकर्षण का गुण पाया जाएगा, यानी कि पास आने वाला, ठीक है। तो आकर्षण हम कह सकते हैं इसे, आकर्षण का क्या पाया जाएगा भाई? गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। ये 2 पॉइंट आपके क्या हो गए? क्लियर। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक एक पॉइंट लेना है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। पहली बात तो कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। एक कौन होता है? N होता है और एक क्या होता है? S। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चुंबक को तोड़ने पर टूटे हुए टुकड़े स्वतंत्र अवस्था में कार्य करते हैं, यानी कि वे अपने दोनों ध्रुवों का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों का वो क्या कर लेंगे? निर्माण। तीसरी हमने बात की कि समान ध्रुवों में प्रत्याकर्षण का गुण पाया जाएगा जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाएगा। तो ये अपनी 4 बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ चुंबक से, बाकी तो बात और भी हुई है प्राकृतिक वगैरह जो भी हमने की कि चुंबक कैसे बनी। अब देखो आगे हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा, देखो मैं प्रत्येक चीज का एग्जाम्पल भी देते जाता हूँ, आपको समझाते जाता हूँ इस चीज के बारे में कि आपने ऐसा किया हुआ है या फिर ऐसा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं एग्जाम्पल भी आपको, इसमें समय तो थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन मज़ा आता है। देखो जिस चीज़ में समय ज़्यादा लगता है मज़ा उसी में आता है ना भाई। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यही मैंने एक चुंबक ले ली, अगर इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, यानी कि किसी से इस पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, इसको कह दिया हम कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जहां रहना चाहो वहीं रह लो, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया जो चुंबक होता है इसके जो ध्रुव ठहरेंगे वो हमेशा उत्तर तथा दक्षिण में ठहरेंगे। ध्यान रखना, जैसे कि चुंबक की लेंथ ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। अब यहां पे एक ध्रुव क्या बन गया? N बन गया, एक क्या बन गया? S, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि हमेशा राइट हैंड जो रहता है वहां क्या रहता है? पूर्व रहता है। दक्षिण में क्या होता है? पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। और यहां क्या होता है? नीचे में दक्षिण। तो ध्यान रखें, यहां पे हमने इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, ठीक है, माना कि यहां से हमने इसको लटका दिया, तो ये चुंबक कभी भी इस दिशा में नहीं ठहरेगी, नहीं, इसका जो ठहरने का तरीका होगा वो होगा ऐसे खड़ा, मतलब कहने का मतलब ये उत्तर की तरफ, एक इसका जो मुंह रहेगा वो उत्तर की तरफ रहेगा और एक कहाँ रहेगा? दक्षिण की तरफ। मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ठहरेगी ये इस तरीके से, इधर N रहेगा और इधर क्या रहेगा? S। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यहां पे हमने 5वां जो पॉइंट लिया, और 5वां ये क्वेश्चन बन रहे हैं, सबको ही क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक किस दिशा में ठहरेगा, तो वहां पे आपको दे दिया जाएगा जैसे कि पश्चिम पूर्व दे दिया, पश्चिम दक्षिण दे दिया, एक पूर्व उत्तर दे दिया,
और एक ऑप्शन दे दिया उत्तर और दक्षिण, तो आपका राइट आंसर रहेगा उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ के अंदर ही ये रहेगा। बात को समझना है इस चीज को, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी चुंबक से। देखो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा करके। चलो अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो देखो, मैंने एक यहाँ पे एक चुंबक ली, एक चुंबक और ले लिया, बहुत सारी चुंबक जितनी चाहे अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये चुंबक ले ली। अच्छा एक काम करो, आप एक चुंबक लोगे, 1 रुपए का सिक्का लेना, 2 रुपए का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, जितनी मर्जी, लेकिन लेना सिक्का नोट नहीं लेना है भाई। आप सोचोगे मैं 2000 का नोट ले सकता हूँ, तो वो तो वैसे भी बंद हो गया, लेकिन आप कहोगे नहीं 500 का ले लेंगे, तो नहीं चलेगा। आपको वहां पे मेटल लेना होगा, लोहा लेना होगा, ठीक है। अब देखो 1 रुपए के सिक्के को यदि आप इस जगह पे रखते हैं, सपोज करो यहां पे रख दिया और पकड़ के रख लिए, तो ये सिक्का यहां पे कभी भी नहीं ठहरेगा, इस जगह पे ये नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, ये भागेगा, किधर भागेगा, ये ध्रुवों की तरफ भागेगा। देखो साइड में इधर उधर नहीं भागेगा, ये जाएगा ध्रुवों की तरफ, या तो ये इधर जाएगा। देखो अगर थोड़ा सा, अगर इसका आयतन थोड़ा एस की तरफ ज्यादा है तो ये एस में जाएगा, यदि इसका थोड़ा आयतन इधर ज्यादा है तो ये एन की तरफ जाएगा, किंतु बीच में नहीं रहेगा। आप कहोगे साहब बीच में रख दे हम कैसे न कैसे करके, तब क्या होगा, देखो जब भी एक सिक्का रखेंगे वो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी रख दिया जाए तो इसको दोनों ध्रुव, ये तो इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये बीचों बीच ही रहेगा रहने को। लेकिन आप देखो इसको एक मतलब एक निश्चित फिक्स जगह, थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, जब जाके ये काम होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो चुंबक का केंद्र होता है, बीच वाला जो केंद्र होता है, यहां पे चुंबकता का जो गुण होता है या चुंबक का जो मान होता है वो शून्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य, ये ध्यान रखना। तो एक यहां से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि चुंबक का हमेशा केंद्र पर जो मान रहेगा वो चुंबकता का कितना रहेगा, शून्य रहेगा, मतलब 0 रहेगा। यहाँ पे कोई चुंबकीय रेखाएं जो रहती है वो कार्य नहीं करती है, किसी लोहे की वस्तु को आकर्षित नहीं करेगा। ये केंद्र जो भी आकर्षित करेगा वो करेगा ध्रुव, या तो एन ध्रुव करेगा या फिर क्या करेगा, एस। अब देखो एक बात बताओ, मैंने एक बात आपको बताई थी, थोड़ा सा समझना, कि मैंने ये कहा था कि समान जो ध्रुव रहेंगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, जबकि असमान जो रहेंगे वो क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। ये दोनों तो दूर भगाएंगे एक दूसरे को, मतलब कहेगा उधर जा, ये कहेगा उधर जा, है ना भाई। तो असमान चिपक जाएंगे। तो भाई लोहा में ऐसा क्या है, उसमें क्या ध्रुव नहीं होते हैं क्या? लोहा में ऐसा क्या है जिसको आप लोहा को इधर चिपकाएंगे तो इधर भी चिपक जाएगा, इधर चिपकाएंगे तो इधर भी चिपक जाएगा। मतलब लोहा और यदि मैग्नेट को आप, लोहे और मैग्नेट को यदि आप किसी भी दिशा से चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, जैसे कि मैंने यहाँ पे Fe ले लिया, मतलब लोहा ले लिया, तो इस लोहे के अंदर जो ये जो नॉर्थ वाले और साउथ वाले जो दो ध्रुव बनते हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं बनते। देखो मैग्नेट में क्या होता है, जैसे कि इधर प्लस वाले रहेंगे तो प्लस ही प्लस रहेंगे, इधर प्लस वाले, जैसे हमें कक्षा में बिठाया जाता था कि लड़के लड़के इधर बैठो, लड़कियां लड़कियां इधर बैठो, ऐसा होता था ना। ऐसा ही इस मैग्नेट का सिस्टम होता है कि भाई आप प्लस वाले जितने भी है वो इधर बैठ जाओ और माइनस वाले कहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये तो हो गया आपका मैग्नेट, ये तो हो गया आपका क्या भाई, मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है। अगर लोहा जो रहेगा वो क्या है, वो भाई साहब अपनी पहली और दूसरी वाली क्लास है, जिसमें लड़का हो लड़की हो सबको एक जगह घुड़ के बैठेगा, है ना। यानी कि इसी क्लास में प्लस वाले भी रहेंगे, माइनस रहेंगे, प्लस रहेंगे, माइनस रहेंगे, प्लस रहेंगे, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो होता क्या है कि देखो यहाँ पे ध्रुव एन भी बन रहा है, एस भी बन रहा है, मतलब पॉजिटिव भी बन रहा है तो नेगेटिव भी बन रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं चुंबक का एस ध्रुव बन रहा है और इसको अगर चिपकाता हूं तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, ये इसको पकड़ लेंगे, या फिर जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये एस वाले हैं, ठीक है, तो ये एस के तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन यहीं पे एन ध्रुव भी तो है,
माइनस वाले भी तो है, तो वो इसके चिपक जाएंगे। तो इनका एक व्यवस्थित क्रम नहीं होता लोहे के अंदर, इसी कारण आप उस लोहे को चुंबक के किसी भी ध्रुव पर चिपका सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, या चुंबकता का जो गुण होता है वो केंद्र पे क्या होता है? शून्य। जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाओगे वैसे वैसे चुंबकता का गुण या चुंबकीय मान में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं कि चुंबक के केंद्र पर चुंबकता का मान शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी अगर बात लिखे यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है तो आपको ये लिखना है कि जैसे जैसे, यानी कि केंद्र से दूरों की ओर जाने पर चुंबकता बढ़ती जाएगी। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको मैंने समझा दिया, बाकी आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं। कुछ चीजें देखो, मैं क्या करता हूं, बोर्ड पे लिखता नहीं हूं, क्योंकि बोर्ड में लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं, उसी वीडियो को यदि आप पॉज करके एक जगह रोक दिया, मोस्ट चीज आपको लग रहा है कि इसको लिखना चाहिए, तो बस उसको तुरंत लिख लो, है ना भाई। तो यहां पे मैं क्या कह रहा था कि केंद्र पे तो चुंबकता के गुण क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जबकि जैसे जैसे दूरों पे जाओगे, आप इधर जाओ भले ही इधर जाओ, चुंबकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये चुंबक जो है, ये अपने सेम जो पृथ्वी है ना, उसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? शून्य। वैसे इसके भी केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण का मान, यानी कि इसका आकर्षण का मान, मैं गुरुत्वाकर्षण नहीं कह रहा, जो इसका आकर्षण का बल है वो क्या हो जाता है? शून्य। और जैसे जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। वैसे ही चुंबक के भी ध्रुवों पे जाएंगे तो इसका जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलो देखते हैं। देखो भाई, बात करें कि ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक बनी हुई है, यहां पे हमने वैसे छोड़ दिया। तो देखो ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, मैं इसके ऐसे बात नहीं कर रहा, लेंथ टाइप बात नहीं कर रहा, मैं इसकी मोटाई जैसे कि चौड़ाई या फिर कह सकते हो ऊंचाई जिसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, माना कि ये लेंथ कुछ भी है, यानी कि x है, ये लेंथ क्या है? x। तो यहां जो लेंथ है इसे ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है, यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x बराबर होता है ज्यामितीय लंबाई। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्यामितीय लंबाई क्या होती है, तो जैसे कि एक ध्रुव, किसी भी ध्रुव के मध्य जो दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? ज्यामितीय लंबाई। ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, समझने के लिए होता है। तो ये जो लेंथ है इसे क्या कहा जाएगा? ज्यामितीय लंबाई। अच्छा, तो इसको ज्यामितीय लंबाई कहा जाएगा। तो ये जो लेंथ है, ध्यान रखें, ये वाली लेंथ, यानी कि n का जो अंतिम ध्रुव है और s का जो अंतिम ध्रुव है, इसके बीच की जो लेंथ रहेगी, माना कि ये लेंथ y है, ठीक है। तो ये जो लेंथ रहेगी इसे चुंबकीय लंबाई कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? चुंबकीय लंबाई। तो ये जो y बराबर है, ये मैं कह सकता हूं कि ये हो गई आपकी चुंबकीय लंबाई, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, लंबाई। चलो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि ज्यामितीय लंबाई क्या होता है और चुंबकीय लंबाई क्या होता है। ये चीज़ आपके क्लियरली समझ में आ गई होगी। चुंबक के बारे में हमने देख लिया कि चुंबक में किस तरीके के गुण पाए जाते हैं। अब देखो हम देखेंगे चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, ये चुंबक किससे बनती है, कैसे बनती है और क्यों बनती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है भाई, तो चलो ये तो आपकी हो गई। चलो अब इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ी देर लिखा रहने देते हैं। देखो मैं बात करूं यदि चुंबक की, तो चुंबक दो प्रकार की होती है। भाई चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। चलो एक प्रकार हम इधर लिख लेते हैं, एक प्रकार इसका इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आराम से समझना है, धीरे धीरे से, है ना भाई। तो देखो पहला जो इसका एक रूप रहेगा, यानी कि इसका जो प्रकार रहेगा, जिसे अपन कह सकते हैं कि प्राकृत चुंबक। कौन सी चुंबक, प्राकृत चुंबक या प्राकृतिक चुंबक भी आप कह सकते हैं इसे। एक होता है प्राकृत चुंबक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम और प्राकृत आप समझते हैं, इस चीजों को बहुत पढ़े होंगे, तीसरी क्लास में पढ़ा देते हैं कि प्राकृत वह वस्तुएं होती है जो प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, यानी कि उसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, वो अपने आप बनती है। वो क्या होते हैं, प्राकृत। जैसे कि पहाड़ हो गया, प्राकृत है। ठीक है, तो प्राकृतिक चीजें जो होती है वो प्राकृत में आ जाएगी। कृत्रिम उन्हें कहा जाता है जो मानव द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, यानी कि मानव द्वारा वो बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत्रिम। ठीक है भाई, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो दो प्रकार हो गए। अब देखो प्राकृतिक जो चुंबक थी, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक जो चुंबक होती है प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। लेकिन आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि ये जो चुंबक होती है ना, प्राकृतिक चुंबक, इसकी पावर क्षमता यानी कि इसकी शक्ति जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसकी शक्ति जो रहेगी, ठीक है, जो इसकी शक्ति रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी। ठीक है भाई, ब्लू पेन से मुझे लगता है आपको सही से दिख रहा होगा, अगर इससे नहीं है तो हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी क्या रहेगी, एक तो पावर कम रहेगी। ठीक है भाई, तो ये होगी प्राकृतिक की बात। अब अगर मैं बात करूं कृत्रिम की, तो कृत्रिम जो चुंबक होती है ये भी दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक चुंबक होती है स्थायी, एक क्या होती है, स्थायी, और एक होती है अस्थायी। अस्थायी, अब देखो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि स्थायी का मतलब एक जगह रहना होता है और अस्थायी का मतलब एक जगह रुक ही नहीं रहा, कभी इधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है। अस्थायी मतलब उसका कोई मालूम ही नहीं है ना भाई। अपन कहते हैं ना कि यार वो आदमी कहाँ मिलेगा, बोला यार वो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो अस्थायी है, उसका कोई स्थान नहीं है ना भाई, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखो स्थायी चुंबक जो होती है ना, ये बनाई जाती है, कार्बन स्टील होती है, कार्बन स्टील होती है, इससे बनाई जाती है ये कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, निकिल, निकिल, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो भाई क्या क्या हो गया आपको लिख लेना है। एक तो कार्बन स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, एल निको हो गया, एल निको, एल निको हो गया, एल्कोनेक्स हो गया, एल्कोनेक्स। ठीक है, तो एल्कोनेक्स हो गया और निकिल हो गया, निकिल, निकिल। ठीक है, निकिल हो गया। आदि चीजों से क्या बनाया जाता है, स्थायी चुंबक। अब देखो स्थायी चुंबक क्या है, मुझे लगता है कि मैं बोलता हूं तो शायद ठीक रहता है, लिखता हूं तो उसमें थोड़ा सा टाइम वो हो जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं तो 20 सेकंड चला जाता है, तो इसलिए काफ़ी बार मैं लिखता नहीं हूं, आपको बता दिया। ठीक है, अब स्थायी चुंबक देखो होता क्या है। देखो स्थायी चुंबक जो होता है ना, वो ऐसे चुंबक होते हैं जिनको परमानेंट, अपन इसको परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हैं, यानी कि वे चुंबक जिनको यदि एक बार चुंबक बना दिया तो वो चुंबक ही रहेगी। किंतु कभी कभी देखो चुंबकता के जो गुण होते हैं ना, वो चीज हम पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे कि चुंबकता पर अगर आप जोर जोर से हथौड़ों की चोट मारोगे ना, तो उसमें चुंबकता के गुण नष्ट हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, नहीं नहीं। यदि चुंबक को लाल गर्म कर दिया जाए
तो भी उसमें चुंबकता के गुण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि अरे लग तो चुंबक की तरह रहा है लेकिन लोहे की वस्तुओं को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा, तो कारण होता है या तो उसको जोर से अपन कठोर परत पे गिरा दिए, तो गिरने से होता क्या है कि उनके जो ये ध्रुव बने होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और अस्त व्यस्त होने के कारण वो एक लोहे की भांति कार्य करने लग जाता है, तो चुंबकता के गुण ऐसे नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब किसी को चुंबक बना दिए तो चुंबकता का गुण उसका वैसे की वैसे रह रहा है, यानी कि स्थायी रूप से उसमें चुंबकता के गुण आ गए। ठीक है, उस पर अपन अगर कुछ फोर्स डालेंगे तो उसमें चुंबकता के गुण खत्म हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं है कि चुंबकता के गुण खत्म हो रहा है तो वह अस्थायी में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, स्थायी चुंबक ही रहेगा। तो ये जो स्थायी चुंबक रहते हैं ना, आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर होता है उसके पीछे में जो चुंबक लगा हुआ होता है गोल टाइप, ठीक है, राउंड टाइप, तो वो जो चुंबक होता है वो स्थायी चुंबक ही होता है। उसमें देखा होगा आपने देखा होगा जो गैल्वेनोमीटर देखा तो नहीं होगा आपने, खैर चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखा है तो दिशा सूचक जो यंत्र होता है उसमें भी स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक का काफ़ी जगह पे प्रयोग किया जाता है, मोस्टली और मुख्य रूप से इसका लाउड स्पीकर में प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक किस किस से बनती है, कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, निकेल। ठीक है, वैसे ये जो स्थायी चुंबक है ये लोहे से भी बनाई जाती है किंतु कम बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्थायी चुंबक। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। तो भाई देखो अस्थायी चुंबक क्या होती है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी थोड़ा मिटा देता हूं। अस्थायी जो चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, देखो अस्थायी चुंबक वे चुंबक होती है जिनको जब चाहे चुंबक बना लो, जब चाहे आप उसमें चुंबकता का बल जो है उसको नष्ट कर दो, आपकी मर्जी, डिपेंड आप पे करता है। दूसरी बात यह भी कि आप जब चाहे इसका पावर बढ़ा दो और जब चाहे इसका पावर घटा दो। आपको चाहिए कि मुझे तो चुंबकता का पावर फुल चाहिए तो फुल कर दो, मुझे कम चाहिए तो कम कर दो, क्या दिक्कत है, उसे कहा जाता है अस्थायी चुंबक। बात समझ में आई, अस्थायी चुंबक। अब ये बनाई कैसे जाती है, देखो अस्थायी चुंबक बनाने का ये जो अस्थायी चुंबक होती है ना, देखो एक तो ये कोई भी कृत्रिम चुंबक होगी वो पावर में ज़्यादा रहेगी, जिसमें अस्थायी चुंबक ज़्यादा पावर वाली रहेगी। इस अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लिया, मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ले लिया। ठीक है, माना कि ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से मैंने क्या किया कि इस तरीके से मैंने सप्लाई दे दी, इस ट्रांसफार्मर से मैंने क्या किया, सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब जैसी मुझे आवश्यकता होगी तो देखो मैंने यहाँ पे माना कि 3 फेज दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मृद लोहा ले लिया, मृद मतलब सॉफ्ट आयरन, मृद लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ वाइंडिंग कर दी, वायरिंग कर दी है ना, वाइंडिंग, तो इसके चारों ओर मैंने क्या किया कि वाइंडिंग कर दिया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने क्या कर दी, इस पे वाइंडिंग इस तरीके से। सही से नहीं कर रहा हूं, बाकी आप समझ सकते हो। ये चारों तरफ लपेटों की संख्या, ये चारों तरफ क्या है, लपेटों की संख्या। अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एसी धारा गुजारी। अब आपको मालूम है कि जब एसी धारा किसी वायर से गुजारा जाता है या कहीं से भी गुजारा जाता है तो एक फ्लक्स तैयार होता है जिसे रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक क्षेत्र तैयार होता है, हम कह सकते हैं एक क्षेत्र तैयार होता है। क्योंकि विद्युत धारा जब गुजरती है, मैंने प्रभाव पढ़ाए थे उसमें बताया था कि ये देखो विद्युत धारा जो होती है कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है, ऊष्मीय प्रभाव था, वहां पे मैग्नेटिक प्रभाव था, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जैसे इसमें से धारा गुजरेगी तो चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे तैयार होगा, ध्यान रखें, चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा तो जो यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन जो हमने ले रखी है, यानी कि जो मृद लोहा जो हमने ले रखा है, इसमें क्या आ जाएंगे, चुंबकता के गुण आ जाएंगे, चुंबकता के गुण आ जाएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो मृद लोहा है यही एक क्या चुंबक बन जाएगा, ये एक चुंबक की भांति कार्य करने लग जाएगा। किंतु ये कब तक कार्य करेगा, जब तक इसमें पावर सप्लाई जा रही है, जब तक इसमें क्या जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, तब तक ये चुंबक का कार्य करेगा। जैसे ही यहां से हमने पावर सप्लाई को कट किया, पावर ऑफ किया,
तो जैसे ही हम पावर ऑफ करेंगे वैसे ही यहाँ पे जो चुंबकता के गुण इसमें आ रहे थे इस मृद लोहा में, या कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन में, वह चुंबकता के गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और यह एक साधारण लोहा ही बन जाएगा। तो इसे कहते हैं अस्थायी चुंबक। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये होता है अस्थायी चुंबक। देखो एक चीज ना मैं थोड़ा सा ये बताना आपको भूल गया कि जब भी चुंबक के ध्रुव जो होते हैं, जैसे कि माना कि ये ध्रुव N है और ये ध्रुव क्या है भाई S, ये ध्रुव क्या है N है और ये क्या है S ध्रुव और N ध्रुव। तो जब भी रेखाएं जो गुजरती है, चुंबकीय जो रेखाएं रहेगी वो जो गुजरेगी अंदर की तरफ तो हमेशा और हमेशा N से S की ओर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, N से S, S से N की ओर गुजरेगी, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर गुजरेगी। जबकि बाहर वाली जो रेखाएं, क्योंकि भाई देखो जो रेखाएं हैं वो रेखाएं अपने जो विपरीत होता है उनकी ओर आकर्षित होगी, यानी कि इस साउथ से यानी कि एस ध्रुव से निकलने वाली जो रेखाएं रहेगी, जो भी रेखाएं रहेगी इससे निकलने वाली, वो किसकी ओर आकर्षित होगी, एन की तरफ। किसकी ओर, एन की तरफ। किंतु बाहर सिस्टम अलग है। बाहर होता क्या है कि बाहर जो रेखाएं चलती है वो एन से एस की ओर चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, उल्टा मत कर देना जैसे मेरे से अभी हो रहा था ना। वो तो चलो ठीक है, अच्छा है कि मेरे को याद आ गया, थोड़ा वो गलती से कर दिया था ना। तो भाई अंदर तो एस से एन की तरफ, कहां से, अंदर तो एस से एन की तरफ, किंतु बाहर से एन से एस की तरफ ये रेखाएं गुजरेगी। इनका आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि जब भी चुंबक के ध्रुवों से रेखाएं जो गुजरती है वो बाहर की ओर तो एन से एस की ओर, जबकि अंदर में एस से एन की ओर। ठीक है, ये इधर रेखाएं गुजरेगी बाहर। ठीक है, तो ये जो रेखाएं गुजरती है ना, इन्हें फ्लक्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लक्स, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखा भी इन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये चीज आपके समझ में आ गई। अब जो हम बात कर रहे थे वो इसी की कर रहे थे। तो हमने ये जो चुंबक तैयार की, ये चुंबक कौन सी चुंबक हो गई, अस्थायी चुंबक। कौन सी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अब इसका प्रयोग देखो कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पे, इसका उपयोग हमने देख लिया था कि कहाँ किया जाता है। एक तो लाउड स्पीकर में किया जाता है, लाउड स्पीकर जो रहेगा, ठीक है, उसमें किया जाएगा लाउड स्पीकर में किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर, गैल्वे यानी कि दिशा सूचक जो यंत्र होता है, गैल्वेनो जो मीटर रहेगा, वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक का बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह। ठीक है, अनेकों जगह, जैसे कि डीसी अपना जो ये होता है एसी मोटर होता है। ठीक है, एसी मोटरों में किया जाता है, एसी मोटरों में किया जाता है किसका उपयोग, अस्थायी चुंबक का। कैसे, आपने देखा होगा स्टेटर जो होता है वहां पे 3 फेज वाइंडिंग दी जाती है, चुंबक के फ्लेक्स क्रिएट किया जाता है और उसके आधार पर रोटर को रोटेट करवाया जाता है, मतलब घुमाया जाता है। क्योंकि रोटर में जो ये इंडक्शन जिसे कह सकते हैं सिक्रोनस, ये जो इंडक्शन, ये क्या बोलते हैं इसको, जो मोटरें होती है। ठीक है, तो क्या जिस दिन मैं बताया था, थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो हाँ याद आ गया, सॉरी, स्क्वाइल के जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो चारों तरफ का स्टेटर होता है, यानी कि बॉडी से जुड़ा हुआ स्टेटर रहता है, तो वहां पे वाइंडिंग की जाती है। जबकि जो रोटर होता है वहां पे वाइंडिंग नहीं होती, रोटर केवल जो घूमने वाले स्वभाव का, वहां पे स्टेटर क्या करता है कि ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, जो कि घूमने वाले स्वभाव का होता है। तो जैसे जैसे वह घूमेगा फिर रोटर पे क्या है, स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है, तो वो जो स्लॉट होते हैं, मैंने बता दिया कि वो जो स्लॉट काटे जाते हैं उनके बीच हार्ड रोन कॉपर भरा जाता है। ये सब हम बातें करेंगे, मोटर पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ पे अपन उपयोग बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एसी मोटरें जो होती है उसमें भी क्या होता है कि अस्थायी चुंबक बनाई जाती है, यानी कि जैसे यहाँ पर ने स्विच ऑन किया तो वहां पे 3 फेज सप्लाई जाएगी। 3 फेज सप्लाई जैसे ही गई, सिंगल फेज जा रहा है, 3 फेज जा रहा है, जैसे ही वहां पे सप्लाई पहुंचेगी तो घूमते हुए स्वभाव का वहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा उसी के साथ उसका रोटर क्या करने लग जाएगा, घूर्णन करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो एसी मोटरों में किया जाता है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इसमें कोर होती है, इसमें 2 कोर होती है।
अब कोरे जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसफार्मर जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, या फिर पहले से वीडियो डाल रखा है उस पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, जैसे कि ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ पे इनपुट दिया जाता है, यानी कि जो लाइन आती है, जैसे कि 11,000 लाइन आ रही है, ठीक है। तो प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इस तरफ, प्राइमरी की तरफ हमेशा हाई वोल्टेज होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ हमेशा लो वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांसफार्मर अपना रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है कुछ इस तरीके से। तो वाइंडिंग किया, फिर देखो यहाँ पे भी वाइंडिंग की जाती है। अब ये वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है और डिपेंड करता है कि हमें धारा का मान बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, वो चीज़ पे डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है आपने पढ़ा होगा कि ये म्यूचुअल इंडक्शन जो क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाइंडिंग की गई है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा और यहाँ पे बीच में ये जो यहाँ पे कोर होती है, तो कोर क्या है, इससे प्रेरित हो जाती है, इससे प्रेरित हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इसी के आधार पे, यानी कि दोनों कनेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ही पावर दिया तो एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है यहाँ भी अस्थायी चुंबक जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो देखो अब ये क्या है, यहाँ पे ये प्रेरित होके इसको प्रेरण कर देता, तो ये क्या है, मतलब इसको इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। वो मैं आपको ट्रांसफार्मर जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं बता दूंगा सविस्तार, अभी इतना बता नहीं सकते, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा जाएगा। अपना वीडियो वैसे ही बहुत लंबा चला जाता है, क्योंकि हम जैसे ही छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है बस उसी के बारे में खोल खोल के देखने लग जाते हैं, लेकिन खोल खोल के देखने में मज़ा भी आता है ना भाई। हाँ चलो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर, तो एक हो गए यहाँ पे क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरी अगर आगे बात करें तो एक होता है मोस्टली विद्युत क्रेन, विद्युत क्रेन। अब ये विद्युत क्रेन क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो विद्युत क्रेन देखो होती क्या है कि इसमें जैसे कि आगे में एक मृद लोहा की प्लेट लगी होती है, माना कि ये विद्युत क्रेन है, इधर ये क्रेन, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक क्रेन बना दी, ये क्रेन है और यहाँ पे किसी के जरिए, जैसे कि कोई भी रोड है, किसी के भी जरिए यहाँ पे प्लेट लटका दी गई। अब यहाँ पे क्या है, वायरिंग की जाती है, वायरिंग के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें अस्थायी चुंबक तैयार किया जाता है। तो जैसे ही पावर सप्लाई आएगी तो इसमें चुंबकता के गुण आ जाएंगे। तो चुंबकता के गुण आने से क्या है कि बड़े बड़े, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, लोहे की कोई वस्तु है, उसको उठाना है, तो क्या करते हैं कि ये जो चुंबक है ना उस लोहे की वस्तु पर रख दिया जाता है और इसमें पावर सप्लाई जनरेट कर दी जाती है। तो जैसे ही इसमें पावर सप्लाई जाएगी तो इसमें चुंबकता के गुण आ जाएंगे। किसके गुण आ जाएंगे, चुंबकता के। तो जो भी लोहे की वस्तु रहेगी उसको ये अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी, मतलब आकर्षित करेगी। तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, अब खींच तो लिया, अब इसका पावर इतना होता है कि उसको एक व्यक्ति खींच के हटा नहीं सकता। तो वो लोहे की वस्तु को भाई कहीं पे रखना भी होगा, तो रखना होगा तो इसमें क्या होगा, चुंबकता के गुण रहेंगे, तब तक तो ये छोड़ेगी नहीं। तो क्या करना होगा, इसके चुंबकता के गुण नष्ट करना होगा। तो नष्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है, जो चलाने वाला होता है, वो इसमें पावर सप्लाई बंद कर देगा। तो जैसे ही इसमें पावर सप्लाई बंद किया तो इसमें चुंबकता के गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट। और जब चुंबकता के गुण नष्ट हो गए तो ये जो चिपकी हुई वस्तु रहेगी उसको क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। कौन छोड़ देगी, ये जो विद्युत क्रेन है। तो विद्युत क्रेन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक का। और कहाँ पे किया जाता है, विद्युत घंटी में। विद्युत घंटी जो रहती है ना उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अस्थायी चुंबक का। तो बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि स्थायी चुंबक क्या है और अस्थायी चुंबक क्या है। इनके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट लेंगे वो लेंगे चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं चुंबकीय परिपथ की। अब देखो भाई चुंबकीय परिपथ जो होता है ये क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये मैग्नेटिक सर्किट होता है। चुंबकीय परिपथ होता क्या है कि देखो विद्युत, ये जो चुंबक है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, है ना भाई। देखो इसको भी मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक चुंबक ली, ये हमने क्या ले लिया, एक चुंबक ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने बताया कि वही बात भाई, दो ध्रुव रहेंगे, एक क्या रहेगा N रहेगा और एक क्या रहेगा S, ठीक है।
तो इसके जो एन और एस है इसमें क्या करेगी, जो रेखाएं गुजरेगी अंदर की तरफ तो एस से एन की तरफ गुजरेगी, हमने देखा था, और बाहर की तरफ जो गुजरेगी वो रेखाएं एन से कहां जाएगी, एस की ओर। एन से किधर जाएगी, एस की ओर। किधर जाएगी, एस की ओर। सही बात है। इधर से भी जाएगी, बिल्कुल साफ जाएगी, इधर से भी जाएगी, ये लो जी गुजार दिया। तो ये जो बाहर से जो रेखाएं जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, एस की तरफ। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। परिपथ, परिपथ यानी क्या होता है, पथ हम कहते हैं ना पथ, तो पथ यानी क्या होता है, रास्ता यानी कि मार्ग। तो बस ये वही हो गया, यानी कि चुंबकीय रेखाओं का जो मार्ग होता है, मार्ग प्रदर्शन जो होता है, मार्ग दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ यानी कि मैग्नेटिक सर्किट। बात समझ में आ गई। ये होता है चुंबकीय परिपथ। इसके बाद में अगर बात करें तो एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये तो हो गए परिपथ। परिपथ होता है रास्ता, यानी कि जहां से चुंबकीय रेखाएं गुजर रही है उन्हें तो चुंबकीय परिपथ कहा जाता है, मतलब मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। जबकि एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सुनो। ये रेखाएं यहां से गुजर रही है, मतलब ये कितना एरिया कवर कर रही है, जो इसका टोटल सरफेस एरिया जो रहेगा ना, कि जहां चुंबकता के गुण पाए जा रहे हैं, भाई यहां जो महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहां से रेखा गुजर रही है तो किन्हीं यंत्रों के माध्यम से चुंबकीय रेखाओं का होना या फिर उनका होने को महसूस करना जहां तक किया जा रहा है वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, देखो भाई इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, एसआई बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली, जो कि किसका रूप है, कभी कभी आपको एसआई न देकर क्या देता है, एमकेएस। ध्यान रखे इस चीज का कि कभी कभी आपको एसआई नहीं दिया जाएगा, आपको एमकेएस दिया जाएगा। ये जो एसआई प्रणाली है ना, ये एमकेएस का ही विस्तारित रूप है। पहले ये एमकेएस हुआ करती थी, बाद में इसको क्या कर दिया गया, एसआई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ध्यान रखे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। एक मात्रक इसका सीजीएस भी आपसे पूछा जा सकता है, सीजीएस। ये प्रणालियां होती है, ये एसआई सीजीएस, इसके बारे में एक अलग से टॉपिक हम बना देंगे, भले ही अगर आप चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है इसका गॉस। क्या होता है, गॉस। गॉस कोई और मत समझ लेना, ये इसका मात्रक है। ठीक है, तो ये जो गॉस होता है ये एक छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है, छोटी इकाई होती है। अधिकांशतः एसआई जो इकाइयां होगी वो अधिकांशतः, सभी की बात नहीं कर रहा, अधिकांशतः बड़ी इकाई होती है। और टेस्ला जो होती है ये एक बड़ी इकाई होती है। अब बड़ी होती है तो कितनी होती है, तो देखो मैं ये कहूंगा कि एक गॉस बराबर ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको नोट करके लिख लेना है कि एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 क्या होता है भाई, टेस्ला। अब आप कहोगे यार इसमें ये तो एक है, उधर 10 की पावर 4 टेस्ला। भाई हमारे ये चीज समझ में नहीं आई, आपने कैसे कह दिया कि गॉस बड़ा है और टेस्ला छोटा है, टेस्ला बड़ा है और गॉस छोटा है, ऐसा कैसे कह दिया। ये माइनस में होता है, इसका मान तो बहुत छोटा होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको अपन हल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम देखो जब भी घात माइनस में हो तो उसको हर में ले जाओ और घात का चिन्ह चेंज कर दो। तो चिन्ह बदल दिया तो 10 की पावर क्या कर देंगे, 4। तो हम कह सकते हैं कि एक बट्टा में ये 10 की पावर 4 हो गई तो 4 जीरो रहेंगी, है ना भाई, 10,000 हो गया। अब इसको भी हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से 4 जीरो काटेंगे और 4 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि एक तो ये हो गया, एक जीरो और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.0001 इक्वल टू एक गॉस। ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं। तो एक चीज को आप समझो कि भाई कितना सा मान है टेस्ला का, 0.001 इतना सा मान है और उसमें एक गॉस बन गया। अगर मान लो, सोचो, देखो मुझे अगर
एक टेस्ला बराबर गोस चाहिए कि एक टेस्ला बराबर कितना गोस होगा, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? इसको तो हटा देते हैं अपन। देखो कैसे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई साहब देखो, हम कह सकते हैं कि 0.0001 इक्वल टू एक गोस। सही बात है। अब देखो, आपको मैथ में ये पढ़ा होगा आपने कि मैं इस संख्या के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता हूं तो आपको इस संख्या के साथ भी करना होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही बात है ना। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि नहीं पॉइंट हटाना है तो आप पॉइंट हटा सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे में क्या लगाओगे आप? 10,000। सही बात है, 10,000 लगाओगे। अगर मुझे चाहिए इस एक का मान, क्योंकि ये क्या है? टेस्ला है, एक टेस्ला है, मुझे इसका मान चाहिए, तो इसके साथ जो भी संख्या है उनको उधर भेजना पड़ेगा, मतलब मुझे इस 10,000 को इधर भेजना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि 1 इक्वल टू 1। अब देखो, जो भी संख्या इधर हर से जा रही है वो अंश में हो जाएगी। भाई भाग वाली उधर जाके किस में हो जाती है? माइनस में। तो ये भाग में ही तो है, सॉरी भाग वाली किस में हो जाती है? गुणा में। तो ये भाग वाली है तो इधर जाके किस में हो जाएगी? गुणा में। यानी कि हम कह सकते हैं 1 गुणा 10,000। तो भाई साहब ये तो आ गया एक टेस्ला। एक टेस्ला बराबर कितने हजार गोस? 10,000 गोस। तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि टेस्ला यहाँ पे एक बड़ी इकाई है, जबकि यहाँ पे गोस एक छोटी इकाई है। बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखो, इतना खोल खोल के समझा दिया। अगर मैं चाहता ना तो आपको डायरेक्ट ये कह सकता था कि SI मात्रक टेस्ला है, CGS मात्रक गोस है, और एक गोस बराबर कितना टेस्ला है? 10 की पावर -4। लेकिन ये बताने का रीजन होता है ताकि आपकी कंफ्यूजन, जो भी मन में डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर होते जाए। ठीक है भाई। तो चलो, अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे अपन MMF की। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। देखो, इसको हम मिटा देते हैं। MMF, एक आपने देखा होगा कि अपन ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था EMF। EMF ये क्या होता था? विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, EMF होता था। क्या काम करता था? हमने देखा था कि ये जो काम करता था, ये तो इलेक्ट्रॉन जो होते थे उनकी प्रवाह जो होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो गति होती है, उसमें क्या करता था? ये सहयोग करता था, मतलब उनको बढ़ाता था। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है उसमें वृद्धि जो करता था, वो कौन करता था? EMF करता था। उसे EMF कहा जाता था। यानी कि एक बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजने का कार्य करता है, उनको गतिमान करने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? EMF। तो बस वही बात है, यहाँ पे जो MMF है ना, ये भी काम वही करेगा। और MMF क्या होता है? MMF चुंबकीय रेखाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये किसको बढ़ा रहा था? ये इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पे MMF जो रहेगा, MMF वो जो रहेगा, वो क्या करेगा? चुंबकीय रेखाओं में, यानी कि उनमें क्या करेगा? बढ़ोतरी करेगा, उनको आगे भेजने का क्या करेगा? कार्य करेगा। कौन करेगा? MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसे हिंदी में अगर कहेंगे तो कहेंगे चुंबकीय वाहक बल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? चुंबकीय वाहक बल। अब देखो भाई, एक चीज को आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है कि जो ये MMF होता है ना, MMF, देखो इसका भी मात्रक होता है। ठीक है, उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो आपने ये देख ली कि विद्युत चुंबक में चुंबकीय रेखाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो करता है, यानी कि उन पे जो आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगाता है या उनकी रेखाओं में जो बढ़ोतरी करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? MMF, आगे धकेलने का कार्य करता है। कौन करता है भाई? MMF। अब देखो, इसका जो SI मात्रक होता है, इसके मात्रक के बारे में हम बात कर लेते हैं। मात्रक, तो इसका मात्रक जो होता है SI मात्रक, वो होता है एम्पियर टर्न इसका क्या होता है? मात्रक, जिसको हम AP से दर्शाते हैं। ध्यान रखिए, AT से नहीं, AP से। ठीक है, इस चीज का कहीं आप सोचो कि टर्न को T से दर्शाना था, नहीं, AP से दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया यहाँ पे एम्पियर
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बारे में हमने देख लिया कि ये क्या करता है, चुंबकीय जो रेखाएं होती है उनको गतिमान करता है, यानी कि उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये हो गया आपका MMF, ठीक है। अब देखो हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका MMF भी क्लियर हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इतना बस इसकी परिभाषा काफ़ी है, इसका ऐसा ही मात्रक जो था वो काफ़ी है। अभी जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये भी हम देख, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र तो हमने देख लिया, लग रहा है कि मेरे को ये जो पॉइंट था ये हमने शायद पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो हम पॉइंट लेंगे वो ले लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी MFD, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, देखो पहली बात तो डेंसिटी का मतलब क्या है, मतलब घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है कि किसी इकाई आयतन में जो भी वस्तुएं हो, जो भी व्यक्ति हो, इकाई आयतन में एक निश्चित आयतन कर दिया गया, किसी इकाई आयतन में होने वाला पदार्थ या फिर उसमें होने वाली वस्तुएं, उसी पदार्थ का क्या कहलाता है, घनत्व। ये होगी घनत्व की डेफिनेशन। इसको समझो, इकाई आयतन क्या है, जैसे कि मैंने 1 सेमी चौड़ा, 1 सेमी ऊंचा, 1 सेमी लंबा एक पात्र ले लिया। अब इसमें जितना पानी में आएगा ना वही पानी का क्या हो जाएगा, घनत्व। जैसे कि पानी का घनत्व सभी को मालूम है कितना होता है, 1। इसमें जितनी बर्फ आ जाएगी, जैसे कि बर्फ का जो घनत्व होता है बर्फ का, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बर्फ की बात करूँ तो उसका घनत्व 0.9 होता है, इसीलिए बर्फ पानी में कभी डूबती नहीं है, आपने देखा होगा। क्यों, क्योंकि वो हल्की है। जिसका घनत्व कम होता है वो हल्का होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो भारी होता है। आपने देखा होगा कि जो जैसे कि पेट्रोल है, जब काफ़ी बार मोटरसाइकिल बाइक जो होती है उसकी टंकी में कई बार ऐसा होता है कि ढीला होने के कारण या किसी भी कारणवश बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाता है। तो पानी जब उसमें भर जाता है तो जब टंकी साफ करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो पेट्रोल रहेगा उसमें वो पानी मिक्स हो गया, अभी आपको पूरा पेट्रोल को गिरा देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए पात्र है, ये बोतल अपनी, ठीक है, इस तरीके से ये बोतल बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या है, पेट्रोल और पानी है, तो पानी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा होता है। ये कारण क्या होता है, क्योंकि जो पेट्रोल होता है, यानी कि जो भी देखो पेट्रोल रहेगा, ये जो पेट्रोल रहेगा उसका जो डेंसिटी रहेगा, घनत्व है, वो 0.6 रहेगा। क्या रहेगा, 0.6। मतलब ये तो पानी से बहुत हल्का है, तो हल्का है तो क्या रहेगा, नीचे। अल्कोहल जो होती है, आपने देखा होगा, अल्कोहल मतलब शराब, दारू है ना, जिसे अपन कह सकते हैं। तो जो शराब होती है ना, उसका भी घनत्व कितना होता है, 0.6 होता है। इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि हम पैक बनाए हुए हैं, अरे चलो पैक बनाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने 2 गिलास बनाए, एक आपके लिए एक मेरे लिए। हमने क्या किया कि अभी थोड़ा लाइट बना दिए, छोटा वाला, ठीक है, पटियाला नहीं बनाएंगे। अभी हमने क्या किया कि इसमें पानी डाला। मैंने क्या डाला इसमें, पानी। सूखा तो नहीं पियेंगे, ठीक है, पानी मिला के पियेंगे। वैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इन सब चीज़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता। सही बात है कि नहीं है भाई, देखो लिखा हुआ रहता है फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि अल्कोहल भरा हुआ है, इसमें जैसे ही हमने पानी भर दिया, तो पानी भर दिया तो पानी का स्तर हमने यहाँ तक ले लिया। अब क्या करो, इसको आप रखे रहने दो। कितनी देर तक, 30 मिनट तक रखे रहने दो। 30 मिनट आप इसको रखे रहने दो, काफ़ी देर तक, मतलब कहने का मतलब मेरा काफ़ी देर तक रहने दो। तो होगा क्या कि काफ़ी देर तक रहने से ये जो अल्कोहल थी ये पहले नीचे थी और बाद में कहाँ जाएगी, ऊपर। तो इसीलिए देखो, पहले अल्कोहल ही क्यों डाली जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी पैक बनाते हैं ना, तो कभी ऐसा नहीं करते लोग कि पहले पानी डाल दिया, ऊपर से उसमें दारू डाल दिया। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसमें देखो साइंस छुपी हुई है। इसका यही कारण है, इसका घनत्व का ही कारण है। क्यों, क्योंकि अगर पानी नीचे पहले डाल दिया, सोचो कि मैंने आपके पैक में पहले पानी डाल दिया, अब मैं ऊपर से इसमें क्या डाल दूंगा, अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल क्या होती है, हल्की, तो वो नीचे जा नहीं पाएगी, अल्कोहल ऊपर रहेगी। तो आप जैसे ही पीएंगे आपको लगेगा बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ना भाई। भावनाओं को समझना आप थोड़ा सा, है ना,
ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपको, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो एल्कोहल क्या हो जाती है, ऊपर रह जाती है, इसीलिए पहले एल्कोहल डाला जाता है, ऊपर से क्या डाला जाता है, पानी। मैंने क्या कहा, अगर आप 30 मिनट इसको वैसे ही रखे रहने दोगे तो एल्कोहल ऊपर आ जाएगी, जैसे ही पियोगे बहुत आपको टाइट लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत हार्ड बना दिया है ना, तो ऐसा होता है। तो वैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी इकाई क्षेत्र में, किसी इकाई आयतन के क्षेत्र में जितना द्रव्यमान होता है उसका जो वजन रहता है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व। जैसे कि जनसंख्या घनत्व होता है, तो भाई साहब जनसंख्या जो घनत्व होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर इधर चले जाएंगे, 1 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, यहां से भी 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो ये टोटल जो एरिया हो गया वो 1 वर्ग किलोमीटर का हो गया। अगर इसमें 765 व्यक्ति रह रहे हैं तो उसका घनत्व कितना आ जाएगा, 765 इसका क्या आ जाएगा, घनत्व। बात समझ गए, यही घनत्व होता है। तो ये बात कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चुंबकीय प्रेरण भी आप इसे कह सकते हैं, इसे आप फ्लक्स घनत्व भी आप इसे कह सकते हैं, किसको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा कि फ्लक्स घनत्व जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो किसी इकाई आयतन में जितनी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। बात समझ गए, ठीक है। अब देखो एक चीज को आप समझना, सुनो, एक होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स जो होता है ना इसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। सबको मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक अगर मैं कहूं तो इसका एसआई जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, वेबर रहेगा, ठीक है, फ्लक्स का, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन फ्लक्स की, यानी कि किसी क्षेत्र से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है, और फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया, ठीक है, वेबर हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स भी हम देख लेंगे थोड़ा सा, अभी आप देख सकते हैं वैसे ले चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसको साथ साथ अपन ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स, फील्ड देखा था हमने, फ्लक्स नहीं देखा था ना भाई। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है ना ये क्या होता है कि चुंबकीय जो रेखाएं होती है, चुंबकीय जो रेखाएं होती है, मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्या होता है, क्षेत्र, उसमें से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाएगा, फ्लक्स। अब इसका मात्रक जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो क्या रहेगा भाई, वेबर रहेगा, क्या रहेगा, वेबर, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं ये क्यों बताया, इससे पहले ये क्यों बताया, क्योंकि इसका कारण था, इसका एक मुख्य कारण था, मुझे कुछ समझाना था, इसलिए मैंने इसका एसआई मात्रक क्या बताया, वेबर। मुझे पहले ये बताना था क्योंकि ये पढ़ाने के बाद अब ये आसान हो जाएगा। क्यों, अब मुझे इसका मात्रक चाहिए, किसका चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। मुझे एक बात बताओ यार कि जब भी घनत्व अपन ज्ञात करते हैं तो अपन यही तो कहते हैं ना कि 765 व्यक्ति 1000 वर्ग मीटर में रह रहे हैं, 1000 वर्ग मीटर में रह रहे हैं, या अपन कह सकते हैं कि 765 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। तो जितने में रह रहे हैं वो कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। टोटल जो योग होता है ना वो कहां आ रहा है, नीचे। अच्छा, आपको जैसे कि टेस्ट में नंबर मिलते थे, आपने देखा होगा टेस्ट वाली कॉपी हम ही को थमा देते थे कि आप चेक कर सकते हो, यदि हमने कोई गलती की है कॉपी चेक करने में तो आप चेक कर सकते हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि अपने नंबर आए 2, जरूरी नहीं ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी किसी के माना कि 8 नंबर आए, अब वो टोटल नंबर आए हैं 10 में से, किस में से आए हैं, 10 में से। तो जितने में से आता है वो कहाँ रखा जाता है, हमेशा नीचे, और जितना आता है वो कहाँ रखा जाता है, ऊपर। अगर ये चीज समझ लिया ना बस क्लियर है आपका इसका काम। यही चीज समझना है कि जितनी टोटल क्वांटिटी जो एरिया है, जितने में से वो जो काम हो रहा है वो नीचे रखना है, और जितना हो रहा है वो कहाँ रखना है, ऊपर। बस यही चीज समझनी है आपको। तो सुनो, अब एक बात बताओ, यहां पे क्या बात की जा रही है, यहां पे चुंबकीय रेखाओं की बात की जा रही है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात की जा रही है, फ्लक्स घनत्व की बात की जा रही है, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण की बात की जा रही है, जिसे चुंबकीय आप प्रेरण भी कह सकते हैं या फिर फ्लक्स घनत्व भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे ये बताओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है तो घनत्व तो कैसे निकाल सकते हैं, घनत्व निकालेंगे अपन तो इसी तरीके से निकालेंगे। देखो ये किलोमीटर है, ठीक है, मतलब ये क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल नीचे रहेगा ना, यानी कि 765 जो व्यक्ति थे वो किसी एक क्षेत्र में थे, वो एक क्षेत्र में थे, अभी हमने बनाया था।
तो क्षेत्र जो होता है, क्षेत्रफल का मुझे ये बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही निकालेंगे ना, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से करेंगे। यानी कि L इंटू एच कर देंगे, लेंथ गुणा में क्या है, हाइट। तो मुझे ये बताओ लंबाई को किस में मापते हैं, 2 किलो लंबाई, 5 किलो लंबाई, क्या सही है क्या, नहीं। इसके लिए एक निश्चित मान होता है, एक निर्धारित किया गया मानक मान होता है, ठीक है। तो लेंथ को हम हमेशा किस में मापते हैं, मीटर में। हाइट को भी किस में मापते हैं, मीटर में, सही बात है। तो मीटर मीटर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे, क्या बात है, समझ में आ गया। अरे भाई मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ये क्षेत्रफल जो है इसको अगर हम इकाई में बदलेंगे तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए इस चीज का, मात्रक आप ऐसे ही बनाया करो सोच समझ के, ठीक है। याद रखना नहीं है, याद रखने में काफी सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा, तो घनत्व निकालेंगे, जितना यहाँ पे फ्लक्स रहेगा वो तो ऊपर रहेगा भाई, जितना भी फ्लक्स रहेगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो घनत्व है यहाँ पे देखो B अपॉन में मैं कह सकता हूं कि जितना फ्लक्स रहेगा उसको फाई से दर्शाएंगे फ्लक्स को, और यहाँ पे नीचे में अपन घनत्व दर्शाएंगे जिसे अपन A से डिनोट कर सकते हैं। आप इसे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इसका घनत्व हो गया, मुझे टोटल इसका घनत्व निकालना है। तो जब भी चुंबकीय फ्लक्स आपको घनत्व निकालना है तो आपको क्या करना है कि फ्लक्स में किसका भाग दे देना है, जो डेंसिटी है उसका जो घनत्व है उसका आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ पे क्षेत्रफल है, ये क्या रहेगा, एरिया रहेगा, और ये रहेगा आपका घनत्व। घनत्व निकालना है मुझे, और ये क्या रहेगा आपका फ्लक्स रहेगा। मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। फ्लक्स हो गया और ये आपका एरिया हो गया जिसे अपन क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। अब सुनो, यहां पे हम इसका मात्रक इसी से बनाएंगे। कैसे, इस तरीके से बनाएंगे भाई। देखो फ्लक्स का मात्रक तो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। बट्टे के अंदर यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ से ले लिया, अभी यहाँ से हमने बनाया। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होगा वो होगा वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर चीज को समझ के काम में लेना है, न कि रट्टा मारते हुए। नहीं, रट्टा मारना ही नहीं है। अब देखो ये पीने की बात याद आ गई, तो इसीलिए मुझे एक बात याद और आ गई, जो कि अपन ने अभी देखा था। क्या देखा था हमने, चुंबकीय क्षेत्र देखा था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में टेस्ला था, उसका एसआई मात्रक, और सीजीएस मात्रक गॉस था। चलो याद नहीं आ रहा, अगले वीडियो में जैसे ही याद आएगा हम बता देंगे। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, इसी कारण मुझे इस वीडियो को यहीं पे विराम देना होगा। बाकी जो हम बात करेंगे वो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।